बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी है। Yes. लार्जेस्ट वुमेन कॉन्स्टेबलरी इन द कंट्री इन बिहार। 33% रिजर्वेशन बिहार में हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। पंचायतों में भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि 50% का आरक्षण महिलाओं के हाँ, लिए हो। बहुत पहले हो गया। बहुत पहले हो गया, भारत में सबसे पहले हुआ। जो हम लोग का साइकिल का स्कीम आपने बात किया, रोड के किनारे ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म में 2 चोटी बनाए, लड़कियां 8 बजे से साइकिल में तमाम रोड के किनारे जा रही हैं। इट वाज सच अ हैप्पी साइट। व्यापारियों के अपहरण की जो घटनाएं थी, इंडस्ट्री नहीं है, ट्रेड नहीं है, उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। नमस्कार साथियों, प्रणाम। बिहार संवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं संवेदनशीलता के साथ, सकारात्मकता के साथ, और एक समाधान केंद्रित विमर्श कैसे खड़ा हो बिहार और बिहारियों से जुड़े मुद्दे के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की पहली और भारत की 5th वुमेन आईपीएस ऑफिसर मंजरी झरुआर जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे। मंजरी जी, आपका स्वागत है हमारे बिहार संवाद के एपिसोड में। कैसी हैं आप? और बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी के नाते, देश की 5वीं महिला आईपीएस अधिकारी के नाते, कैसा माहौल था, कैसा वातावरण था, और क्या अवसर, क्या चुनौतियां पहले के कुछ दिनों में आपको महसूस करनी पड़ी बिहार में? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु प्रकाश। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज बिहार संवाद के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहा। और मैं सोचती हूँ कि आपका जो संवाद निकलेगा तो इसको बहुत महिलाएं देखेंगी। तो मैं महिलाओं को भी एक संदेश देना चाहती हूँ। तो पहला मैं कहना चाहती हूँ कि जब 1976 में मैं आईपीएस में क्वालिफाई की और पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गई, तो मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस की नौकरी करूं। उनको लगता था कि ये कोई दरोगा का नौकरी है, हम क्यों इसको भेजें, इतने हमारी कमसिन बेटी है, कैसे करेगी। तो घर में एक माहौल बन गया कि कहाँ जाना है। तो फिर हमने अपना अधिकार जताया, जैसे कहिए, कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। जब इतने लोग इनके साथ, मैं इतने लोगों के बीच में मैं क्वालिफाई करी हूँ, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो मैं पुलिस एकेडमी गई और मेरा ट्रेनिंग हुआ। एक आईपीएस ट्रेनिंग तो बहुत टफ ट्रेनिंग होता ही है, लेकिन ट्रेनिंग को बहुत सक्सेसफुली करके जब मैं बिहार वापस आई तो मुझे बहुत इंथुजियाज्म था। मैं बहुत उत्सुक थी कि बिहार में मैं काम करने जा रही हूँ और मैं फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर रहूँगी, और मैं बिल्कुल जोश से आई थी। और एकेडमी में आने के पहले ना 100 टाइम्स सिर्फ डीजी को कैसे सल्यूट किया जाता है वो सिखाया जाता है। तो जब मैं डीजी के पास गई, और हम लोग 6 लोग बिहार आए थे, तो एक के बाद एक हम जा रहे थे, मेरा 3rd पोजीशन था। तो हम जब गए तो डीजी थे, वो अपना लिखे जा, उस वक्त तो डीजी नहीं कहलाते थे, आईजी कहलाते थे लोग। वो बैठ के अपना फाइल देख रहे थे, उन्होंने उठ के देखा भी नहीं। मैं घबराई हुई थी, मैं ऐसे ही खड़ी रही। उसके बाद फिर उन्होंने फाइल बंद किया, देखा कि अच्छा आप आ गई हैं, और मैं आपके साथ क्या करूँगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब बिहार दिल्ली नहीं है, और किरण बेदी दिल्ली में काम करती हैं, आपको कहाँ हम पोस्टिंग करें, कैसे करें। ठीक है, आप वेट करिए, मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया। तो मेरा शुरुआत बड़ा ये था कि मुझे बहुत बुरा लगा, खराब लगा। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि जब मैं सेक्रेटेरिएट में पहुंची थी तो पूरा सेक्रेटेरिएट मुझे देखने के लिए निकल गया। उस वक्त मुझे मेरे दिल में आया कि अगर ये जमीन फट जाए तो मैं अंदर चली जाऊं, क्योंकि जितने ड्राइवर, ऑर्डरली, खिड़कियों से स्टाफ, सबको कि खाकी यूनिफॉर्म में, वो भी महिला, और बिहार में, इट वाज रियली शॉकिंग फॉर देम। तो इस तरह से मेरा वहाँ स्वागत हुआ कि पब्लिक तो इस तरह से स्वागत कर रहा था, और डीजी ने मुझे 2 मिनट में डिसमिस कर दिया कि अभी आप वेट करिए। नहीं, ये मुझे लगता है कि बिहार से महिला आईपीएस अधिकारी होना तो एक विषय है, लेकिन बिहार की बेटी होने के नाते आपने जैसे कहा, और बड़े ही निर्णायक समय में आप बिहार में रहीं,
1976, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो आपातकाल का पहला साल था। और ऐसे बहुत सारे, भागलपुर का विषय होता है, 84 में देश में सिख के दंगे होते हैं, तो बड़े निर्णायक समय में आपका बिहार रहना हुआ। लेकिन मूलतः हम मंजरी जी जानना चाहते हैं कि एक एज अ फीमेल, क्योंकि हम लोग भी उस बिहार में बड़े हुए, और मुझे याद आता है कि घर के सामने ही मेरी बुआ का घर होता था, और लगभग कहिए अब 100 मीटर का घर था। माँ अक्सर कहती थी कि तुम उनके साथ चले जाओ। अब कहिए 100 मीटर का घर है, शाम हुआ है, और एक मैं बालक ही था, उनको जाने की जरूरत पड़ गई है। तमाम ऐसी चीजें, इंडिविजुअल केसेस पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए एक वो दौर था जब आप पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी, और आज का दौर है कि बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी है। यस, लार्जेस्ट वुमेन कॉन्स्टेबलरी इन द कंट्री इन बिहार। पुलिस फोर्स नहीं, कांस्टेबलरी सिर्फ नहीं, पूरे फोर्स में Correct, हर correct. रैंक में हाँ। हम सेकंड हाईएस्ट हैं। और अभी मैं बात कर रही थी कुछ विमेन पुलिस ऑफिसर से, तो वो बता रही हैं कि ऑलरेडी दे आर इन सेकंड पोजीशन, और जो 33% रिजर्वेशन बिहार में हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और खास करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इम्पैक्ट है, इट इज ट्रिमेंडस। एंड एवरी रैंक में कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, सभी जगह महिलाएं आ रही हैं। वेरी बिग चेंज हैज कम। वाओ। ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा बात होगा। और बता रहे थे कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, वेरी इम्पैक्टफुल इट हैज बीन। और हम एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, जी। कि हमारा ड्राइवर, हाँ। पुलिस का ड्राइवर है, वो हरियाणा का है। तो एक दिन हमसे छुट्टी मांगने लगा। तब मैं कहा क्या हुआ, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि नहीं, मैं सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलने जा रहा हूँ बैंक में। वाह। तो हमने उससे पूछा वो क्या है, तो वो पूरा एक्सप्लेन किया। बोला कि मेरे पूरे परिवार में लोग बना रहे हैं मैडम, हमारे पास एक बेटी है, उसको पढ़ाना है, तो मैं जा रहा हूँ। तब मैं आके अपने बेटे को बताई, क्योंकि मेरी एक ग्रैंड डॉटर भी है, कि देखो तुमको पता है ये सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। तो ये सब बहुत इम्पैक्टफुल सब चीज हो रहा है फॉर विमेन, एंड आई थिंक इट इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस। और अग्रणी रहे हम, वी हैव बीन द फ्रंट रनर्स। अगर आप देखिए कि पंचायतों में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था में हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि 50% का आरक्षण महिलाओं के हाँ, लिए हो। बहुत पहले हो गया। बहुत पहले हो गया, जी भारत में सबसे पहले हुआ। जी। सरकारी सेवाओं में मंजरी जी 35% तक, जिसके तरफ आप इशारा भी कर रही थी, प्रशासनिक सेवा में भी। उसके अलावा हमारा जो साइकिल का स्कीम था, हाँ, वो पूरे विश्व में बहुत फर्स्ट। सारे अफ्रीका के ऐसे देश है मंजरी जी, जो उससे प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ मॉडल लागू कर रहे हैं। और कैसे इन स्कीमों का एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हम देखें, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आई है। जी। और मैं तो इसको थोड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी देखता हूँ। परसों ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीता माता का मंदिर बनाना पुनौरा धाम में उसका डिजाइन भी स्वीकृत हो गया है। है। तो सीता से लेकर के हाँ, आज तक अलग अलग मंच, अलग अलग मोर्चों में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व को पूरे भारत में एक लीड करना, ये बिहार का एक अनुभव तो रहा है। बहुत बड़ा अनुभव। और कई आंकड़े ऐसे हैं जो बयान करते हैं। मैं जैसे आंकड़े देख रहा था, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, और इसके साथ साथ बुनियादी सुविधाओं के साथ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द मेन स्ट्रीम। आप पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा रही हैं, आपने अपनी पुस्तक में लिखा है। हम लोग बड़े हो रहे थे मंजरी जी उस दौरान, और पटना वुमेन्स कॉलेज की एक और छात्रा थी, और उस केस ने पूरे बिहार वासियों, पूरे भारतवासियों की रूह काम करी थी। शिल्पी जैन का एक केस आया था, अच्छा अच्छा। और शिल्पी जैन का केस बहुत ही लोकप्रिय केस था। उनके तार जोड़े गए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, कि किस प्रकार एक इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन के तहत, और आज तक वो परिवार न्याय की मांग करता रहा है। तो ऐसे केस हो गए। इन केसेस ने एक पूरे बिहार वासियों की पीढ़ी को प्रभावित किया है। और हम लोग जो प्रवासी बिहारी बने, शिक्षा के लिए बाहर आए, अब पुनः बिहार लौटे हैं, तो
कैसा माहौल था, कैसा वातावरण था। और आज थैंकफुली परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि वैसे केसेस, वैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर क्रिमिनल्स और वैसा स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम अब नहीं देखने को आता है। और जो हम लोग का साइकिल का स्कीम जी। आपने बात किया, मैं अपने गांव में जाती थी पहले, तो बहुत कम महिलाओं को रोड पर देखती थी एंड ऑल। लेकिन मैं 7-8 साल गई थी पहले, अपने गांव जाती रहती हूँ, लेकिन जब उस वक्त गई थी तो मैंने देखा कि रोड के किनारे ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म में 2 चोटी बनाए लड़कियां 8 बजे से साइकिल में तमाम रोड के किनारे जा रही हैं। इट वॉज सच अ हैप्पी साइट। इट वॉज नॉट कि भाई स्कूल कैसे भेजें, क्यों भेजें, काहे क्या कैसे जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा तरक्की हुआ हम लोग के बिहार में, एंड लॉज जो आने लगे उनके सपोर्ट में, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। और एक हम फिगर बताना चाहते हैं आपको, आपने बात किया अबाउट शिशु का जो डेथ हो जाता है और Infant मोर्टालिटी, एंड विमेन का जो अबॉर्शन किया जाता है, बट उसमें हम अभी लेटेस्ट फिगर देख रहे थे कि दैट डिफरेंस इज ऑल्सो कमिंग डाउन ड्रास्टिकली इन इंडिया। इट्स ओनली बिकॉज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम है वो एकदम ऑल परवेसिव हो गया है। अभी कोई भी हमारे सबऑर्डिनेट नौकरी छोड़े तो बहुत दिन हो गया, लेकिन आते रहते हैं लोग। तो अभी आया था एक आदमी, बोला कि मेरी बेटी को मैं पीएचडी करा रहा हूँ। किस चीज में करा रहे हो? आयुष आयुष का ये क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक आयुर्वेद। डॉक्टर बना रहा हूँ। सो सी दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल अर्लियर। अभी ये सब चीज आ गया है कि दे हैव ऑप्शंस। एक आया का है कि हम उसको पीटी इंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ये सब तो हम लोग सुने भी नहीं थे अपने टाइम में, लेकिन यस, दिस इज द परिवर्तन हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से। और जैसा आपने कहा कि एक पॉलिसी का इम्पैक्ट कितना मैसिव होता है। पहली बार जो सेक्स रेशियो है भारत का, हाँ, चेंज हम कर लोग रहा है। हाँ बचपन से ही देखते आते, 932 महिलाओं पे 1000 पुरुष, हाँ 933 महिलाओं पे 1000 पुरुष, 1032 1033 महिलाओं पे 1000 पुरुष। पहली बार लिंग अनुपात में ऐसी वृद्धि आई है और बिहार उसमें अग्रणी रहा है। लेकिन जैसे मैं पुनः, जैसे पटना उच्च न्यायालय ने भी समय समय पे उस समय को याद किया है, और आप खुद भी सर्विसेज में थी, बहुत जगह ये पढ़ने में भी आता है और ये देखने में भी आता है। एक चंपा बिस्वास का भी केस है। अच्छा। वो केस आईएएस अधिकारी की पत्नी होने के बाद भी एक यौन शोषण का आरोप हाँ उन्होंने लगाया था, और एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर एक प्रेस्टिजियस ब्यूरोक्रेट फैमिली की महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 वर्षों तक लगातार चलता रहा और कोई एक्शन उस समय हुआ नहीं। तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से एक कोलैप्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो आपने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि एक समय ऐसा आया था, तो बहुत दुखद और इतिहास का बहुत ही दर्दनाक पक्ष हम बिहार के लोगों ने देखा है। तो और दूसरा, मैं इसमें ही एक सवाल और जोड़ता हूं कि बूथ कैप्चरिंग वाला भी। बूथ कैप्चरिंग पूरे भारत में पहली बार बिहार में होता है। तो बूथ कैप्चरिंग हो, महिलाओं की असुरक्षा हो, और टीएन सेशन जी वहां पे चुनाव आयुक्त बनकर के आए थे। तो जो 90 से 2000 तक का, 90 से 2005 तक का बिहार है, वो एक ऐसा बिहार है, एक ऐसा कालांश है जिससे विस्मृत हम हो जाए। इट शुड बी इरेज्ड फ्रॉम आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारी सामूहिक मेमोरी से वो चले जाए। कई बार ऐसा विचार आता है, एज अ सर्विसमैन, एज समवन हु सॉ थिंग्स अप एंड क्लोज, आपके कैसे एक्सपीरियंसेस थे उससे? हाँ, मेरा एक्सपीरियंसेस बूथ कैप्चरिंग का जो मुद्दा आपने कहा, आई थिंक वो सिर्फ बिहार में ही था, मे बी यूपी करेक्ट। में भी होगा। हमारे हस्बैंड एक बार गए थे पंजाब में, बहुत पहले जी। इलेक्शंस हो रहा था, वो टेररिज्म के माहौल के बाद। तो उसमें बता रहे थे कि वहाँ बूथ पे डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि बूथ पे डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, और बिहार में तो बिना बूथ पे डिप्लॉयमेंट किए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक बार इलेक्शंस हो रहा था, मुझे अब ईयर याद नहीं है, तो हम और हमारे कमिश्नर निकले पेट्रोलिंग वगैरह सब देखने के लिए। तो रोड के किनारे लोग खड़े हो गए कि देखिए साहब, मैडम देखिए, हम लोग को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। फिर हम लोग वहाँ खड़े हुए, और खड़े होके हमने कहा कि अब वोटिंग शुरू, बिकॉज हम लोग अंदर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन रास्ता खोलो, सबको जाने दो। तो वो माहौल था। और जब मैं एसपी बोकारो थी, जिसके बारे में मैंने लिखा भी है अपने किताब में, कि धनबाद वाज नोटोरियस इन दोज डेज,
क्या हालत था। हम 83 से 86 एसपी बोकारो थे। द माहौल था खौफ का। और एक एमएलए आके बोलते हैं, इनकी किताब में लिखा मैंने, कि वो डीआईजी साहब से हाथ जोड़ रहे थे कि मेरा मेरा जान बचा दीजिए, नहीं तो मैं मार दिया जाऊंगा। और डीआईजी साहब ने कहा हमको कि अच्छा, तो हमारे यहाँ इलेक्शन काउंटर मैंड हो गया कि तुम धनबाद चली जाओ। हम धनबाद चले गए दिन भर। तो हम लोग तो काम करने वाले थे, फोर्स था। हमने कहा कि कोई गाड़ी नहीं, उस वक्त था कि गाड़ियां नहीं चलेंगी एक्सेप्ट 5 व्हीकल्स। तो कोई गाड़ी नहीं चली। लोगों ने एलिगेशन लगाया कि कैंडिडेट आपके कास्ट के, हमको तो कास्ट भी नहीं पता था कैंडिडेट के, इसीलिए हमारे डिक्की का खोजाई हो रहा है, बिकॉज डिक्की में बॉम्ब लेके चलते थे। 4 साढ़े 4 बजे हम एक जगह पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो फिर वहां लोग आ गए कि हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। हम लोग 400 लोग बाहर खड़े हैं एंड ऑल। देन अगेन वी सेड कि नहीं, आप लोग करिए वोट, हम लोग आप लाइन बनाइए अपना, जाइए अंदर। वी ensured दैट। सो दैट वाज रियली अ वेरी बैड थिंग इन बिहार की बूथ कैप्चरिंग और सेशन का जो। अब तो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, और करेक्ट, चाहे करेक्ट। कितना भी लोग एलिगेशन लगाए, वो तो हारे हुए लोग एलिगेशन लगाते हैं, दैट इज ऑल ऑब्वियस टू अस। अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो इलेक्शन कमीशन केस करिए, आगे बढ़िए। व्हाई टॉक ओनली टू द प्रेस? हम्म। गो एंड टू द इलेक्शन कमीशन का और सबके अगेंस्ट में केस करके आप उसके सुनवाई कराइए। करेक्ट, करेक्ट। तो ये सब बकवास हमको लगता है कि चल रहा है, लेकिन थिंग्स हैव चेंज नाउ। जी, सच तमाम मैकेनिज्म्स उपलब्ध हैं। और जैसा कि आपने कहा, अब तो चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी, एक हैकाथॉन करके बोला था कि आप हैक करके दिखाइए। तो ये सब बेबुनियाद की बातें होती हैं। लेकिन मंत्री जी, एक विषय जो आपने लिखा है अपने पृष्ठ 215 पे, जो बिल्कुल मुझे बहुत प्रभावित करता है, और एक समाजशास्त्री होने के नाते, एक सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते भी मैं दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ड्यूरिंग माई टेन्योर एज एसपी, अ कार्नेज टुक प्लेस इन बारा गया डिस्ट्रिक्ट इन फरवरी 1992। 1992 फरवरी में घटना हुई। 35 अपर कास्ट मेन ऑफ भूमियार कम्युनिटी वर मैसेकर्ड। ये एक पक्ष है। उसके बाद आपने लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, 5 years लेटर इन 1997, 1997 में, रणवीर सेना टुक देयर रिवेंज फॉर द बारा कार्नेज, किलिंग 58 दलित्स इन रिटेलिएशन। दिस बिकेम नोन एज द लक्ष्मणपुर बाथे कार्नेज। बारा का नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाते का उस नरसंहार। वक्त बहुत ज्यादा था। सभी वर्ग के लोग, मंत्री जी, मतलब एक त्रस्त थे। सामंती व्यवस्था से, और हर वर्ग का लोग परेशान है, हर वर्ग के लोग असुरक्षित हैं, हर वर्ग के लोगों को इस प्रकार की हिंसा, दुर्दांत हिंसा, दिस इज ब्रूटल एंड एट्रोशियस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और एज अ ऑफिसर आपने देखा कि भाई एक तथाकथित अपर कास्ट, तथाकथित लोअर कास्ट, और एक these are बिग नंबर्स। बिग नंबर्स, वेरी बिग नंबर्स। तो हाउ डू यू रिकॉल ऑल ऑफ इट? हम पुलिस एकेडमी बोकारो स्टील सिटी से, पहले हम बोकारो स्टील सिटी से पुलिस एकेडमी चले गए। जी। वहाँ पे हमारे ही नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस के और भी फैकल्टी मेंबर्स थे। तो हम और हमारे हस्बैंड भी आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर हम लोग अपना एक्सपीरियंस बिहार का बताते थे, तो और लोग बड़े गौर से सुनते थे। अब 302 का जो मर्डर का केस है, हमारे ही यहाँ एक मर्डर के केस में 3-3 4-4 डेड बॉडीज होते थे। अदर स्टेट्स में उन्होंने एक मर्डर देखा एक था, डेड बॉडी, हाँ। एक रिपोर्टिंग। हमारे यहाँ एक ही केस में इतने डेड बॉडीज, तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर देम टू टॉक अबाउट बिहार। तो उसी तरह से जब ये केसेस हो रहे थे बिहार में, उस वक्त ना पीक पे था कास्ट रायट्स, ये वो बहुत ही माहौल बहुत गंदा था बिहार का। एंड शायद क्लेंजिंग हो रहा था, शायद इसको कहा जाए कि क्लेंजिंग हो रहा था। लेकिन जो कुछ भी था वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, और स्टेट का नाम बहुत जी, खराब हुआ। जी, जी। नहीं, बिल्कुल, जातीय उन्माद, जातीय हिंसा, महिला सुरक्षा, एक और कंपोनेंट जो हम लोग, किस्ले का एक था, जो आज भी हम लोग सुनते हैं तो बड़ी घबराहट होती है। और आपने जिक्र भी किया अपनी किताब में कि व्यापारियों के अपहरण की जो घटनाएं थी, इंडस्ट्री नहीं है, ट्रेड नहीं है, उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, कोई व्यापार नहीं करना चाहता था, और एक खुला गठजोड़ दिखता था। हम अगर कहें कि जो बाहुबली का कल्चर था, अपराध और राजनीति का, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, उसी प्रकार क्रोनी क्राइम भी हमने ये देखा, स्टेट लेड, स्टेट स्पॉन्सर्ड। और ऐसे में एज एन ऑफिसर, एज अ डेयरिंग डायनेमिक ऑफिसर, आपको भी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना
पड़ा होगा उस दौरान में, वैसे कुछ संस्मरण हैं आपके? हमने लिखा था अपने बुक में भी, एक मिस्टर सरोगी थे, उनका किडनैपिंग हो जी गया जी था। ही वाज अ बिजनेसमैन जी पटना सिटी के। बहुत टेंशन था उनको लेके। तो उस वक्त का जो माहौल था, हम लोग के पास बहुत साधन भी नहीं थे, तो उसको मुखबिर लगा के, इंटेलिजेंस लगा के टीम बनते थे, चेकिंग होता था, और बहुत मुश्किल से रिकवरी हो गया था। तो इक्का दुक्का केसेस रिकवरी भी होता था, लेकिन बाद में पता चलता था कि होटल में बुला के पैसा दिया गया है। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। और तब तक मैं बिहार से चली गई थी, वो सारोगी का केस मेरे टाइम में हुआ, उसके जी बाद मैं बिहार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चली गई, लेकिन मैं सुनती रहती थी। एक मिस्टर SM सहाय का, हमारे जान पहचान के थे, उनका किडनैपिंग हुआ। तो खैर ही वॉज रिकवर्ड, लेकिन चर्चा था फैमिली में कि पेमेंट वाज मेड। एक और डॉक्टर चंद्रा का जी हुआ था, डॉक्टर क्या, रमेश चंद्रा, बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे। जी जी हम जी बिहार में नहीं थे, लेकिन द फैमिली वाज नोन टू अस। और वो डॉक्टर रमेश चंद्रा मेरे घर के नज़दीक में ही प्रैक्टिस करते थे, उनके बच्चे मेरे भाई के साथ पढ़ते थे। सो वी वेरी, लोग हमको फ़ोन करते थे अमेरिका से एंड ऑल। उस वक्त के सीनियर SP भी बहुत अच्छे ऑफिसर थे, वो भी बहुत मेहनत किए, लेकिन वो रिकवर हो गए, वो आ गए। तो ऐसा केसेस भी था, लेकिन एक विस्परिंग था कि वेरी क्वाइटली पेमेंट हैज बीन मेड। तो किसको पेमेंट किया गया, हम लोग तो उसको करते नहीं थे। हम लोग को तो जान में जान आता था कि वो आदमी लौट आया, परिवार खुश है, हम लोग को दुहाई दे रहा है, लेकिन ये बात था कि इसकी भी चर्चा होती थी उन दिनों। नहीं, निश्चित रूप से। और क्राइम, एक्सटॉर्शन, वुमेन सिक्योरिटी, caste violence, some of these aspects which have deeply touched and impacted an entire generation of Biharis. महिला उत्थान एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार अभी चर्चा में भी बना हुआ है, और एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बुनियादी परिवर्तन हमने देखा है। आप IPS में थी, प्रशासन में संख्या बहुत कम थी, लेकिन 2005 के बाद सरकार ने मिशन मोड पे महिला उत्थान पे काम किया, और 5 साल आपके सर्विस के, आपका रिटायरमेंट 2010 में होता है। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, जैसे 29,000 प्लस महिला पुलिस अधिकारी, देश में सबसे अधिक, पुलिस बल में 35% आरक्षण, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, महिला उद्यमिता योजना, जीविका जो अपने आप में एक मॉडल बन के निकला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब महिला सिर्फ लाभार्थी नहीं, एक नीति निर्माण की धुरी, एन इम्पॉर्टेंट पोल इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन बिहार। कैसा लगता है ये परिवर्तन तब और आज का देख कर? नहीं, बहुत बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। जब हम कोई क्राइम देखने जाते थे कोई गांव में, तो महिलाएं महिलाएं बिल्कुल घूंघट में अ, पेड़ के पीछे खड़ी होके मुझे देखती थी कि ये आ गया है, क्या है ये, यहाँ पे अ, केस देखने के लिए आई हैं। ये डाउरी में किलिंग का केसेस होता था, एक हम केस भी लिखे हुए हैं कि कैसे एक लड़की का मर्डर हो गया, हमने FIR कराया, सब कुछ किया, और दलित परिवार की लड़की थी, और कैसे उसके पेरेंट्स लोग आए, माता पिता आए और हाथ जोड़ने लगे कि केस को विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैं ये लोग तैयार हो गए हैं मेरे दूसरे बेटी के साथ शादी करने के लिए। तो वो बड़ा एक झकझोरने वाला इंसिडेंट था कि एक बेटी को उन लोगों ने मार दिया, और गरीबी और हर तरह का सोच ऐसा था कि कह रहे हैं कि हमारी दूसरी बेटी से शादी हो जाएगी, इसलिए इसको कर दीजिए। लेकिन ये अब सीन बिल्कुल चेंज जी कर गया। इट हैज चेंज। women आर हाईली एस्पिरेशनल। गांव में कोई भी औरत है, वो कुछ ना कुछ काम करना चाहती है। मैं तो झारखंड में भी काम की, झारखंड में भी हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया है। जो थोड़ी बड़ी भी पढ़ी लिखी है, वो काम अपना गांव में एस्टैब्लिश करके आगे बढ़ रही है। सो विमेन के लिए तो बहुत चीज हो रहा है, और हमको लगता है कि विमेन हैव कम सेंटर स्टेज नाउ। हम्म पॉलिटिकली एक ऐसा होना नहीं चाहिए था कि विमेन के साथ ही
पॉलिटिकल लोग अपने को आगे बढ़ाना चाहें, मैंने मेरे कहने का मतलब ये है कि विमेन इश्यूज हैव बिकम हाईली पॉलिटिकल एंड फॉर पॉलिटिकल मूवमेंट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश। और इसका दोनों तरफ से इफेक्ट है कि जब पॉलिटिक्स कोई केस पे होने लगता है तो ऑपोजिशन चाहता है कि सरकार को हम घेरें कि आप यहाँ महिलाओं का कोई स्टेटस नहीं है। सरकार बहुत जागरूक है, दे ऑल्सो टेक मोर स्टेप्स, दे बिकम मोर कीन कि भाई नहीं ऐसा नहीं है एंड दे वांट टू प्रूव। सो अब जो है कि ये कोई मुद्दा नहीं है कि केस दबा दें, फिगर को कम कर दें, कोई नहीं। अब सरकार जो भी है वो चाहता है कि भाई जो चीज़ है वो ओपन में कर दे, लेकिन हम उसके लिए महिलाओं के लिए पॉलिसी बना दें। ये जैसे पंचायत में आ गए, हमारे बिहार में तो सब चीज़ हम लोग आगे थे, हमारे यहाँ उतने पंच प्रति का पति का मुद्दा नहीं था। करेक्ट। हम राजस्थान जाते थे, जब हम सीआरपी में थे तो अजमेर में डीसी मिलने आई हमसे, तो बोली कि मैडम डू यू नो देयर इज समथिंग लाइक पंचपति। तो मैं अभी सेंट्रल फोर्सेस में थी तो मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि पंचपति क्या होता है। लेकिन हमारे बिहार में ये सब का प्रॉब्लम ज़्यादा हमको नहीं सुनने में आया। And yes, empowerment of women is a very very big issue. And बिहार की महिलाओं को मैं हर अब जगह देख रही हूँ, एवरीवेयर आई सी women coming, एंड उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। एक महिला अगर कांस्टेबल बन के आती है तो गांव में उतने लोग उसको बहुत इज्जत से देख रहे हैं। करेक्ट। एंड एक और बदलाव जो हम सुन रहे हैं, देखने का मौका नहीं मिला है, कि इन लॉज लोग कह रहे हैं कि हमारी बहू को कि आप तुम compete करो, अद्भुत। तुम compete करो, ये सेवा में रिजर्वेशन है, उसके लिए ट्रेनिंग ले रही हैं महिलाएं। देखिए आईपीएस और आईएएस और सिविल सर्विसेज में तो नंबर्स बिहार के ऐसे ही ज्यादा था, वेमेन हो चाहे मैन। लेकिन ये सब जगह जहां आ रही हैं महिलाएं फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है हम लोग के लिए। नहीं, और मुझे लगता है कि इसको अगर हम एक साइलेंट रेवोल्यूशन कहें, यस, ये निश्चित रूप से जैसे आपने कहा, और बिल्कुल मेरे हृदय को वो बात छू गई कि सेंस ऑफ एजेंसी और सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, हाँ, आपका स्वाभिमान, आपकी स्वायत्ता, ये पहली बार मुख्यधारा का विषय है। और चूंकि आपने अपने पर्सनल चैप्टर में भी जिक्र किया है कि एक सपोर्ट नहीं होता था, हाँ, वो बिल्कुल। माहौल नहीं था कि जिसमें आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के आपको तमाम अवसर मिले। आज रूरल क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से वंचित तबके हैं, उन क्षेत्रों में भी इस चीज को लेकर के एक आकांक्षा में वृद्धि हुई। अवेकनिंग, टोटल अवेकनिंग है। कहीं भी क्या नंबर्स में लोग आ रहे हैं, अगर हम लोग कोई करते हैं रिक्रूटमेंट वगैरह, तो नंबर्स आर ओवरवेलमिंग। और कल मैं बात कर रही थी, आईजी पटना लेडी ऑफिसर है, ऐसे ही पूछने के लिए कि क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पूरा चेंज हो गया है विमेन के लिए। एवरी डिस्ट्रिक्ट नाउ हैज अ महिला पुलिस स्टेशन। पहले क्या था, हम जब थे तो एक पटना में महिला पुलिस स्टेशन था, तो हम लोग कहते ये फार्स है। कहने के लिए पॉलिटिकली आपने बना दिया, लेकिन कौन महिला रोहतास से और इंटीरियर ऑफ सहरसा से आएगी पटना में केस करने के लिए? तो वो बहुत फर्क पड़ा है। एंड अब हर थाने में, महिला थाना तो हर डिस्ट्रिक्ट में खोल ही दिया गया, लेकिन हर पुलिस स्टेशन में देयर इज नाउ अ महिला। करेक्ट। सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो चाहे कोई हो। एंड अब सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि बिना महिला पुलिस के कोई को गिरफ्तार करके आप थाना कोई महिला को नहीं ला सकता है। तो इसलिए हमसे बता रही थी लोग कि एवरीवेयर नाउ यू विल फाइंड कि महिला सुरक्षा कर्मी आ गई हैं। एंड इससे क्या हुआ है कि अपग्रेडेशन ऑफ थाना का सारा फैसिलिटीज का हो गया है। अब हम जब एसपी थे, जब पुलिस सेवा ज्वाइन किए, तो सबसे बड़ा मुद्दा था टॉयलेट्स का। दिन दिन भर कोई टॉयलेट नहीं था, खोजते चलो कहीं पे क्या, कभी कोई इंस्पेक्टर अगर मिल गया, उसका परिवार अगल बगल रह रहा है तो वहां चले जाओ, कहीं चले जाओ, इट कंटिन्यूड। इनफैक्ट पीपल यूज टू टेल मी कि मैडम बिहार का आप क्यों बात कर रही हैं, बॉम्बे वगैरह में भी ऐसे ही हालत था इन दोज डेज, 70s और 80s। और अब बिहार में हम बताते हैं लोग कि एवरीवेयर देयर इज अ टॉयलेट फॉर वुमेन। एक एक फ्लोर बना दिया गया है फॉर महिला पुलिस। और महिला कंप्लेनेंट आती हैं तो उनको वहां बिठा के, उनको अच्छा माहौल क्रिएट करके, उनको उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए फैसिलिटी है। कई थानाओं में बता रहे हैं लोग कि क्रैश भी बन गया है। करेक्ट। सो दीज आर वेरी फार रीचिंग थिंग्स विच हैव बीन डन, एंड इसका इम्पैक्ट हो रहा है
इसका नहीं, बहुत इम्पैक्ट हो। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर जिले में महिला थाना होना, क्योंकि कई बार जो मुद्दे होते हैं वो इतने संवेदनशील होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप पुरुष, और वो भी अथॉरिटी में बैठा पुरुष, जो पहले से ही स्टबन है और थोड़ा एक माइंडसेट और पूर्वाग्रह के साथ बैठा है, तो हर जिले में महिला थाना की स्थापना, ये सुनने में एक सिंपल पॉलिसी स्टेप आपको जरूर लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। जैसे हमने पूछा कल कि भाई क्यों महिला थाना खोला गया, इसका क्या मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महिला थाना एक खोलने से? अब तुम्हारे पास सब जगह हर पुलिस स्टेशन में महिलाएं ही हैं, तो थाना खोलने का क्या है? तो बोली कि नहीं मैडम, इसका बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि वहां पे उनके जब रूरल एरिया से जो आती हैं बिल्कुल ग्रामीण महिलाएं, उनका अगर मारपीट हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, किसी तरह से उनके साथ शोषण किया जा रहा है, तो अक्सर उनका माइंडसेट है कि लोकल थाना में नहीं जाएंगी, बट उनको पता है कि एक महिला पुलिस स्टेशन खुला हुआ है यहाँ पे, वहीं पे जाके वो अपना बात कहना चाहती हैं। अक्सर वो लोग जाती हैं टू अ रेगुलर थाना, और वहां देख के कि हम मेन भी हैं, चाहे कोई महिला उनको कितना भी समझाएं, वो खोजती है कि महिला पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। आई थिंक इट हैज मेड एन इम्पैक्ट। नहीं, निश्चित रूप से, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना प्रभाव होता है, आपने भी देखा, हमने भी देखा है कि हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, और आज एज वी स्पीक एक 6 लेन ब्रिज उसका खुला है। आज खुला है, और उसके प्रभाव आप देखिए, जो पटना के पास का दियारा क्षेत्र था, वो मंजरी जी 6 महीने डूबा रहता था, नहीं, हम लोग तो गुम हो जाते थे गुम हो दियारा में जाती थी। केस में। एग्जैक्टली, कट ऑफ 6 दिन के बाद पता चलता था कि मर्डर हुआ है। हाँ देखिए, एग्जैक्टली कट ऑफ था। बिल्कुल कट ऑफ। 2025 तक, मतलब ये देखिए कितना दुखद पक्ष है, 3 लाख की आबादी वाला दियारा क्षेत्र कट ऑफ हो गया। नाव आएगा तब हम जाएंगे, और सबसे ज्यादा प्रभावित बाढ़ के क्षेत्र में महिला होती है। हाँ, क्यों कैसे जाएंगी? कैसे जाएंगी? शौचालय का विषय, भोजन को संग्रहित करने का विषय, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का विषय, तो जो केंद्र बिंदु परिवार का था वो महिला था। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत संरचना में परिवर्तन का भी एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, आई थिंक सो। ये तो बहुत बड़ा नीड था। हम लोग जाते थे कभी केस वेस देखने दियारा में, तो गोल गोल घूमने लगते थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन सा रोड लें। तब कोई चौकीदार को बिठाते थे जीप में, तब हम लोग पहुंचते थे उस घर में। मर्डर हुए 6 दिन हो गया, राइट हुए कितने दिन हो गया, कभी नाव पे चढ़ के जा रहे हैं। अब तो हमको लगता है कि माय गुडनेस, हाउ डिड वी डू दीज थिंग्स? यस यस यस। और नाउ यू कैन रीच एनीवेयर। हाँ, आप पटना से बिहार के किसी कोने में, कटिहार हो, अररिया हो, सीमांचल का क्षेत्र हो, सेम डे जाकर के वापस आ सकते हैं। ये भी एक आपको इंसिडेंट आपके जी जी। ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर हम जब एएसपी थे जी। 80s वगैरह में, तो कोई केस देखना होता था बरसात वगैरह में। एक बार हमको याद है, मैं हाथी पे चढ़ के गई थी। अरे बाप रे। पानी में लग रहा था कि कब हम गिर जाएंगे हाथी पर। एक बार कोई केस में देखने गई, तो चारपाई 4 चौकीदार ले आए और चारपाई को उलट दिए, और बोले कि मैडम इस चारपाई पे आप बैठ जाइए और मैं आपको ले चलता हूँ प्लेस ऑफ अकरेंस, मर्डर केस दिखाने के लिए। उस तरह से हम लोग जाते थे। गाड़ी को कहीं रोका, फिर पैदल चले मेड़ पे, डर लग रहा है कि यूनिफॉर्म पहनेगा, पैर जब पानी में नहीं घुस जाए। और अभी एक मैं एनजीओ के साथ कुछ दिन एसोसिएटेड थी, तो हम मैं गई देखने केस, तो ऐसे ही गई उन लोग के साथ कुछ देखने के लिए। तो पहले हमें लगा कि हम लोग हाईवे पर हैं और जीप तो यहीं छोड़ के चलना पड़ेगा, लेकिन नहीं नहीं मैडम, हम चलिए अंदर चलिए। जीप हाईवे से उतरा, मैंने मारुति जिप्सी था, हाईवे से उतरा, हम आगे गए, फिर हम जिप्सी को वहां रोक के फिर हम पैदल गांव में गए, और बिल्कुल पक्का रोड था। वाह वाह। दिस वाज सच अ रेवोल्यूशन, करेक्ट करेक्ट सच करेक्ट। अ रेवोल्यूशन। तो अब पुलिस का भी मूवमेंट इम्प्रूव कर गया, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं 5-10 मिनट में। थाने भी बहुत खुल गए हैं, महिला थाना हो चाहे प्रेजेंस ऑफ विमेन हो। फिर पुलिस मॉडर्नाइजेशन के तहत आपको हम बताना चाहेंगे कि अक्रॉस द कंट्री, जो पहले पुलिस विभाग भिखमंगा के जैसा रहता था, पैसा मांगते रहता था, अभी देयर इज नो डर्थ ऑफ मनी, देयर इज डर्थ ऑफ इनिशिएटिव अगर आप कहिए तो ये होगा, लेकिन आपके पास इनफ मनी है, हर तरह का साधन आपको दिया जा रहा है। एंड एवरी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था, वो बिल्कुल फुल फ्लेजेड कार्यान्वित है, चल रहा है। सीसीटीएनएस हो या
ऑनलाइन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सब पे काम हो रहा है। नथिंग इज नाउ स्टैटिक कि हम भीख मांग रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदा रहा है, आदमी मर रहा है बट टेंडर ही नहीं हो रहा है। ये सब चीज अब दिस इज नाउ ऑल पास्ट, मतलब ऑल पास्ट। चारपाई और हाथी से अब सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस प्लेस ऑफ अक्रेंस जो शब्द का आपने उपयोग किया, पहुंचना कितना सरल हो गया है और कैसे एक बुनियादी परिवर्तन आता है। एक सवाल जो मेरे जहन में है और मेरे पीढ़ी के बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, एक हाई प्रोफाइल शादी हुई थी पटना में और उस हाई प्रोफाइल शादी में लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल फैमिली की शादी थी। शोरूम के शोरूम गाड़ी के खाली करवा लिए गए थे, ज्वेलरी शॉप्स खाली करवा लिए गए थे। कितना मतलब रूल ऑफ लॉ का कोई स्थान नहीं था। मतलब जो कानून का राज या संविधान का राज होता है, और ये दिस इज एज न्यू एज ओनली 20 ईयर्स अगो। 20 साल 25 साल पुरानी ही बात है कि पटना शहर के केंद्र बिंदु में, पटना शहर के बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी में शोरूम्स का, ज्वेलरी शॉप्स का, तो ये स्टेट लेड, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेटवर्क जिसने बहुत क्षति पहुंचाई है बिहार के छवि को, कि अंत में हाई कोर्ट को भी ऑब्जर्वेशन देना पड़ा और एक जंगल राज फ्रेज का उन्होंने उपयोग भी किया। लॉलेसनेस, एनार्की, और आज का दिन है। तो हाउ डू यू इवैल्यूएट एंड असेस बोथ द सिचुएशन? थिंग्स आर चेंजिंग क्वाइट अ बिट। 2-3 दिन पहले मैं एक ग्रेटर नोएडा के यूनिवर्सिटी में टॉक देने गई थी। तो लंबा जर्नी था, यहाँ से 1.5 घंटा लग रहा था। 1.5 घंटे में ड्राइवर मेरे साथ बैठा था, तो मैं उसके साथ बात करने लगी। तो वो मेरे बोलने के तरीका से सब कुछ समझ जाता है, मैडम आप बिहार से हैं, तुम कहाँ से हो? मैं मधुबनी से हूँ। तो मैंने कहा कि कहाँ कैसे आ गए? कहीं क्या करे मैडम, 2 बच्चे थे, कोई साधन नहीं था, तो मैं 2002 में किसी तरह से भाग के मामा के साथ मैं दिल्ली आया। और पहले मैं डिलीवरी वगैरह पहाड़गंज में या कहीं काम करता था और डिलीवरी करता था। उसके बाद मुझे ये कॉलेज में नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई तो मैं क्या अपने बच्चों को लाया। और देखिए मैडम, मैं अपने बच्चों, दोनों बेटी बेटा को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पढ़ाई चल रहा है। मेरी बीबी बहुत बीमार रहती थी, हॉस्पिटल नहीं था। 2003 में मैं उनको लेके आया, अब उनका भी पूरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं बहुत आराम से हूँ। खेत मेरा अभी भी है, मुझे उसने बटाई पे दे दिया हूँ क्योंकि मैं जा नहीं सकता हूँ। लेकिन हमारे जैसे कितने लोग अब यहाँ आ गए। सो क्या किया जाए, बिहार छोड़ना पड़ा, परिवार अकेले रह नहीं सकता था। सो एक ये जो पलायन हुआ बिहार से, और इतने जोर से पलायन हुआ कि बैंगलोर जाइए तब बिहारी हैं, चेन्नई जाइए तब बिहारी दिखते हैं, केरला जाइए तब बिहारी दिखते हैं। सारे जगह हमारे बिहारी भाई ही काम कर रहे हैं और संभाल रहे हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आईटी में हो, चाहे ड्राइवर हो, बॉडीगार्ड हो, कुक हो। एक किसी ने मुझे कहा कि हमको बिहारी कुक चाहिए, इतना बढ़िया खाना बनाता है। हमने कभी सुना नहीं था कि बिहारी कुक, लेकिन एवरीबडी हुएवर कैन लीव आर लिविंग। ये थोड़ा अब बंद हो रहा है बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, फैमिली एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और कोविड के समय में हमको पता चला कि बहुत लोग वापस भी आए, बहुत लोग वापस आए। देयर वर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम इन बिहार। नहीं, वो स्टिग्मा, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इनफैक्ट आपने भी उसका सामना किया होगा। और दिल्ली में डीटीसी बसों पे, मान लो हम डीटीसी बस पे हैं और कोई सामने आ गया तो ड्राइवर सहज कह देता था, अरे बिहारी ठीक से चल। तो बिहारी शब्द को लेकर के जो अस्मिता, सम्मान, और बिहारी शब्द एक स्वाभिमान का प्रतीक रहा है। नालंदा हो, विक्रमशिला हो, महाबोधि हो, गया जी हो, तमाम ऐसे स्थान रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उस काल में हमने देखा कि बिहार के बाहर बिहारी शब्द एक उपहास का केंद्र बन गया। बन गए, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में हम लोग पढ़ के आए करेक्ट। थे, तो लोग लुक डाउन करते, अरे ये बिहारी है। दैट वाज द वे इट वाज। नहीं नहीं, निश्चित रूप से नहीं। हम लोग अपने लास्ट फेज ऑफ डिस्कशन में हैं मंजरी जी। महिला सुरक्षा और महिला उत्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसी भी सरकार के एजेंडे में होना कितना आवश्यक है। बहुत आज बहुत। जैसे हम देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अंततोगत्व
फाइनली 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, ये सपना साकार हो रहा है। जैसे बिहार पुलिस का जिक्र हुआ, उसी प्रकार आज एविएशन में, फ्लाइंग में, पायलट कम्युनिटी में भारत अग्रणी देश है। हाँ सर्वाधिक संख्या में महिला पायलट होना, तो ये तमाम ऐसी चीजें, ट्रिपल तलाक की बात हो, मुद्रा की बात हो, जनधन योजना की बात हो, तमाम पॉलिसीज में आज फ्रंट रनर हमारी महिलाएं हैं। स्वामित्व योजना, घर की जो ओनरशिप का पेपर बनेगा भाई, हाँ हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पेपर होगा वो पुरुष के नाम पे नहीं होगा, ओनरशिप घर की महिला के नाम पे होगी। तो महिला केंद्र बिंदु में आई है। और आपके हिसाब से, एज समवन हु हैज लिव्ड दैट लाइफ, आपने उस जीवन को जिया है, पॉलिसी स्पेस को देखा है, महिला की संवेदनशीलता को आप समझती हैं, ये आज एजेंडे में आया है और ये कितना आवश्यक है आपके हिसाब से? ये मैं तो सोचती हूँ कि बहुत फर्क पड़ा है। बहुत वेमेन बहुत एस्पिरेशनल हो गई हैं। और ये सारा जो लॉज वगैरह आया है, वेदर ये जो अबॉर्शन था ऑफ विमेन, ऑफ द गर्ल चाइल्ड और गर्ल एमआरटीपी एक्ट, MRTP एक्ट हो, ये सब अब लोग कॉन्शियस हो गए पीसीसीएनडीटी, हैं। सॉरी क्षमा चाहता हूँ, एमआरटीपी तो मोनोपोलिस्टिक हाँ हो गया, ए- प्री नेटल प्री कंसेप्शन डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन, पीसीपीएनडीटी एक्ट। वो सब अब बहुत कम होने लगा। और एक चाहत अब हो गया है कि लड़की जरूर हो परिवार में। दिस इज अ मेजर चेंज विच हैज हैपेंड, मेजर मेजर चेंज कि हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में एक लड़की हो। अब मेरे तो बेटे थे, मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि हमको बेटे ही हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा सोचती थी कि बेटियां भी होना ज़रूरी था। तो हमारे पास 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो ग्रैंड सन भी है, लेकिन ग्रैंड डॉटर्स जब आई तो बहुत घर में खुशी हुआ कि लड़की आई। एंड देन आई सी कि अक्रॉस द मासेस सब कोई अब ये सोचने लगा है कि लड़की आएगी तो वो हमारे लिए कुछ करेगी, एंड उसके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एंड ये जो 33% रिजर्वेशन आएगा, करेक्ट, इट विल बी गेम चेंजिंग। करेक्ट, आप सोचिए कि पार्लियामेंट में विमेन जब 33% आएंगी तो वो क्या क्या चीज विमेन के लिए डिमांड करेंगी। करेक्ट। बेटर सुरक्षा मांगेंगी, बेटर फैसिलिटीज उनके लिए मांगेंगी, उनका रिक्रूटमेंट मांगेंगी। सो वी आर गोइंग इन फॉर अ ट्रिमेंडस चेंज, आई फील, आफ्टर दिस विल गेट इम्प्लीमेंटेड। हम तो सोच रहे हैं कि आई होप इट विल हैपन व्हाइल आई एम स्टिल देयर। लगता है कि वो एक चीज हम लोग को देखने के लिए सपना रहेगा कि all over the country there'll be such a big impact, such a big impact. नहीं, सर्टनली। और पहली बार, और ये बहुत ही इमोशनल बात भी है कि हमने 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे, एट द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, वी हैव अ वुमेन फ्रॉम आदिवासी कम्युनिटी। एक आदिवासी की बेटी का संविधान के सर्वोच्च स्थान पे जाना, ये मात्र सांकेतिक नहीं है। आप समझ सकती हैं, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्र में काम किया है, ये उस संथाल समुदाय की बेटी के लिए कितनी बड़ी बात है कि एक संथाल समुदाय की बेटी आज देश की राष्ट्रपति बन सकती है। हमने देखा है पिछले वर्षों में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री भी रही वो, सुषमा जी थी विदेश मंत्री। तो ऐसे प्रमुख स्थानों पे भी एक महिलाओं की बढ़ चढ़ करके भागीदारी और हो रही है प्रतिनिधित्व बहुत। हो रही है। आप बिहार पूर्वोदय के लिए, फॉर ईस्ट इंडिया, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई इट इज द गेटवे टू ईस्ट इंडिया, गेटवे टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ईस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया का तो शेयर ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन पूर्वी भारत में बिहार पूर्वोदय का केंद्र बने। तो इस दृष्टि से इस साल आम चुनाव भी हैं और निर्णायक समय आने वाला है। एज अ बिहारी, आप संदेश क्या देना चाहती हैं बिहार की महिलाओं को, और वैसे भी महिलाओं को, क्योंकि आपने वो महत्वाकांक्षा की जो पराकाष्ठा होती है, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, उसको पार किया है आपने, तो आपका संदेश क्या होगा बिहार की महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए? भारत के महिलाओं की हो चाहे बिहार की महिलाओं का संदेश एक ही है कि भाई इनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, कॉन्शियसनेस बढ़ना चाहिए। और महिलाएं जो नौकरी करना चाहती हैं, काम में आना चाहती हैं, उन्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं महिला हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जेंडर प्रेजुडिस जो कहते हैं, आप पता नहीं हिंदी में आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। जेंडर प्रेजुडिस जरूर रहेगा, थोड़े दिन और भी रहेगा, लेकिन महिलाओं को उसके कारण अपने को दबाना नहीं चाहिए। उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, जेंडर प्रेजुडिस रहेगा, हमने भी इतना फेस किया। कहाँ 110 मर्द के बीच में मैं एक 6 महिलाएं का ट्रेनिंग होता था, तो वी फेस्ड इट। तो मैं सोचती हूँ कि अगर जेंडर प्रेजुडिस अगर सोचती भी हैं तो उसको अपने कदम में ही, अपने फॉरवर्ड में ही उसको लेना चाहिए।
और महिलाओं को मैं रियली एक संदेश देना चाहती हूँ कि वर्किंग वुमेन तो कभी नौकरी छोड़े नहीं। बहुत बार महिलाएं आती हैं मेरे से कहने की, मैडम आप कैसे काम कर लेती हैं, हमको तो ये प्रॉब्लम हुआ, मैं हमको वो। हम बोले कि तुम प्रॉब्लम को जान गई तो उसका सोल्यूशन भी तुम ही निकाल सकती हो, और निकालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और एक वर्किंग वुमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पूरे परिवार को साथ लेके चले। इफ़ शी इज़ मैरिड तो इन लॉज को भी लेके चले, अपने परिवार को भी लेके चले। बिकॉज कितने बार ऐसा होता था कि बच्चे घर में हैं, कोई बीमार है और मैं दिल्ली जा रही हूँ कोई ट्रेनिंग के लिए या कोई मीटिंग के लिए, तो मैं नेबर्स को बोलती थी। करेक्ट। तो आई एम ऑलवेज एडवोकेटिंग दैट विमेन जो बहुत काम कर रही हैं, कुछ करें, नोज अप इन द एयर नहीं होना चाहिए कि मैं किसी से बोलूंगी नहीं, मैं किसी कहूंगी नहीं। यू प्लीज टेक एवरीबडी टुगेदर एंड डोंट एवर लीव योर जॉब। बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को देखो, इन लॉज कहते हैं कि घर संभालो। मैं तो मेन को भी कहना चाहती हूँ कि भाई, मदर अगर काम कर रही हैं तो उनको आप रिस्पेक्ट करिए कि शी इज डूइंग इट फॉर यू। अगर वाइफ काम कर रही है तो उसको स्पेस दीजिए काम करने के लिए। और अगर बहन काम कर रही है, वाइफ कर रही है, तो प्लीज डोंट डिस्करेज देम, एनकरेज देम टू मूव अहेड। और महिलाओं के लिए मेरा बहुत बड़ा संदेश है कि दे हैव टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं जाए। सरकार हर चीज उनके लिए कर रही है। और अब तो साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल फोन, सारे चीज साधन आपको दिए गए हैं। कोई भी आपको समस्या है, आप तुरंत मोबाइल पे जाइए, पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करिए, इंटरनेट के माध्यम से करिए। एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल टू यू। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़िए, यही मैं सोचती हूँ। और बिहार के महिलाओं के लिए तो अभी जो चल रहा है, स्काई इज रियली द लिमिट। आप जहाँ भी जाना चाहें आपके लिए द्वार खुला हुआ है। इतना बड़ा रिजर्वेशन है। प्लीज मूव अहेड, प्लीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। नहीं, और मैं सुन करके तो और सकारात्मक हुआ ही हूँ। और बिहार समन्वय की भूमि है। जी बिहार माँ जानकी की भूमि है, उभय भारती की भूमि है, जिन्होंने शास्त्रार्थ जो शंकराचार्य जी का हुआ। जी बिहार आम्रपाली की भूमि है। और निश्चित रूप से बिहार की महिलाओं में वो शक्ति, पराक्रम है जिसे वो पूरा कर सकती हैं। आपके वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस को, आपका दशकों का जो अनुभव था, हम लोगों ने उससे लाभान्वित हम हुए, उसका प्रयास किया है। हमारे दर्शक भी आपके उन अनुभवों से प्रेरणा लें। और ख़ास तौर पे जो हमारे ऑडियंस महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो देखें और इंस्पिरेशन ले कि तब की चुनौतियों में भी एक आईपीएस ऑफिसर बनना, सर्व करना, सम्मान से समझौता किए बगैर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर इंटेग्रिटी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एवर, यस। आई थिंक अ स्पॉटलेस करियर इज पॉसिबल फ्रेंड्स। और मंजरी जी उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। आप इनकी पुस्तक को पढ़ें, इस पॉडकास्ट को देखें और प्रेरणा लें। हम आपसे यही प्रार्थना और कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय बिहार।